गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इम्पार्टस पे अपना रोल नंबर ईमेल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आपका रोल नंबर से ही यहाँ अकाउंट बना हुआ है और ये जो अकाउंट है ये कॉलेज के ईआरपी से कनेक्टेड है। तो यहाँ आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली ईआरपी पे पहुंच जा रही है। ठीक है, अगर बाय द वे आप कोई भी लेक्चर बीच में कनेक्शन की वजह से आपका इंटरप्ट हो जाता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसके 1 या 2 घंटे के बाद उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग इम्पार्टस के ऐप पे आ जाती है। अगर आप उस पूरी रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं, हाँ स्क्रीन अभी सभी का ब्लैंक है, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, स्क्रीन ब्लैक ही है। ठीक है, अगर आपका कोई भी पार्ट लेक्चर का छूट जाता है तो आप उसे वापस आके देख सकते हैं।
अगर आप वापस आके देख लेंगे तो आपका अटेंडेंस वहां पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपको वो लेक्चर पूरा देखना होगा, फॉरवर्ड करके अगर आप देखेंगे, यानी अगर आपका मान लीजिए लास्ट का कुछ पार्ट छूट गया है तो आपकी अटेंडेंस पहले ही लग गई होगी, क्योंकि 70% लेक्चर अटेंड करने पे यहाँ अटेंडेंस लग जाती है। तब तो आप उसे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है और आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कर करके मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, तो वो अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपको पूरा ही वीडियो वहां पे देखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं आज का टॉपिक। कल जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, गिव इट्स लिमिटेशंस, तो आप ये 3 पोस्टुलेट्स देंगे और उसके बाद लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस को मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको कहना है दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको अगर केवल ये कहा जाता है ना कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, तो आपको आंसर में लिखना है दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जांपल देंगे मीथेन का, मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद क्या क्या उसके प्रेडिक्टेड एक्सपेक्टेशन थे बाय वीबीटी, वीबीटी ने क्या कहा वो हम लिखेंगे, और रियलिटी में एक्चुअल में होता क्या है वो हम लिखेंगे, जिसकी वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बहुत ज्यादा हमें इसे आंसर को एक्सटेंड भी नहीं करना है। अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 मार्क्स का तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स पूछ रहा है एग्जामिनर, और उसके बाद 2 और 3 मार्क्स में लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी बताना है। तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे मीथेन का एग्जांपल लिया, उसके बेसिस पे हमने उसकी जो एक्सपेक्टेशन वीबीटी की थी वो बताई और उसकी रियलिटी क्या थी वो बता दिया। ठीक है, तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो हुंड एंड मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी, कल हमने डिस्कस किया है। जनरली जो थ्योरीज थी वो केवल फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कैसे हो रहा है उसी को समझाती थी, लेकिन इस थ्योरी ने बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन किया और उन मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसे भी ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी। अब वीबीटी से हमने कंपेयर किया है, तो जैसा मैंने कल ये पोस्टुलेट्स वीबीटी के बता दिए थे, थोड़ा कंपेयर करने के लिए काम आएंगे। तो एमओटी के ये पोस्टुलेट्स हैं, लास्ट जो स्लाइड थी वो वीबीटी के पोस्टुलेट्स की थी, ये यहाँ पे इसलिए है जिससे कि हम इन्हें कंपेयर कर पाए। आपको याद आ रहा है कि मीथेन की जो प्रॉपर्टीज थी, मीथेन की जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज थी, उन्हें वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, एमओटी ने सबसे पहले अपने बचने के लिए ये कहा, जब सबसे पहले पोस्टुलेट्स दिए गए तो इन्होंने कहा कि हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को फोकस कर रहे हैं, ये थ्योरी अभी ट्राई एटॉमिक और क्वाड्रा एटॉमिक और पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले ही ये क्लियर कर दिया कि मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट हैं, केवल उनको कंसीडर करने वाला हूं। तो सबसे शुरुआत में इन्होंने केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए थ्योरी दी, उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था उसके बाद इन्होंने इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया फॉर ट्राइएटॉमिक टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है, हमारा सिलेबस केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओटी को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो जो पोस्टुलेट्स आज हम पढ़ रहे हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो एमओटी दी गई थी उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, एक एटम ये है एक एटम ये है, तो जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करके केवल एक मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी को लूज गेन कर लिया है, और अब वो दोनों न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस है, ये सेकेंड एटम का न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वीबीटी के अंदर क्या था,
दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अपने ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। ये वीबीटी है जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो आगे लिखा हुआ है नाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन पॉलीसेंट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट था द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे कल हम लोग एक एग्जांपल पढ़ रहे थे, यहाँ पे कहा था दो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके केवल एक ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रही थी, जिसकी वजह से इस थ्योरी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो वो पॉइंट इन्होंने क्लियर किया, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2 विद अपोजिट साइन। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, ये हमें ऑलरेडी पता है, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है, एक प्लस हाफ स्पिन के साथ आता है और एक माइनस हाफ स्पिन के साथ आता है। तो ये 3 पॉइंट हमें क्लियर हो रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, जहां एटॉमिक ऑर्बिटल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज हो जाएगी और अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉलीसेंट्रिक फील्ड में रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तीसरा पॉइंट, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिगार्डिंग द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसा मैंने बताया था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, एक ऑर्बिटल होगी बॉन्डिंग, एक होगी एंटी बॉन्डिंग। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जैसा नाम है ऐसा ही इनका काम होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ये बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करती है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उतना ही हमारा बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। अब सबसे पहला टर्म दिया है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या है, इसे हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वेव फंक्शन कहाँ पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा, एक श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने पढ़ी थी। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आने के पहले हम लोग ऐसा कहते थे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन श्रोडिंजर ने ये कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, वो लाइन तो स्ट्रेट है लेकिन वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी वो केवल एक ऐसे लाइन की फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर रही है, वो ऐसे वेव की फॉर्म में, ये जो लाइन है इसमें इस वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल कर रही है। अब हम लोगों ने एमओटी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ी थी, प्लम एंड पुडिंग मॉडल, नील्स बोर मॉडल, उसके बाद फिर और बाकी भी मॉडल आए थे। ठीक है, उन सभी मॉडल्स के लास्ट में जो था, उस मॉडल के अंदर हमने केवल ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब जब श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन आई लाइट से रिलेटेड, तो उन्होंने फर्दर यही कहा कि अब ये जो इलिप्टिकल पाथ है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने का ये इलिप्टिकल पाथ है, ये भी एक लाइन की फॉर्म में नहीं है, इलिप्टिकल तो है लेकिन ये भी एक वेव की फॉर्म में है। तो अब इस वेव फंक्शन को आप समझ पा रहे हैं, इसे हम वेव फंक्शन कह रहे हैं, यानी ये जो मॉलिक्यूल ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी इसके अंदर जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का, अब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे इलेक्ट्रॉन एक नाव है, इलेक्ट्रॉन एक बोट है और वेव जो है वो पानी में बहने वाली लहरें हैं। ठीक है, तो अगर वो वेव फंक्शन सेम साइड में होगा, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका भी वेव फंक्शन क्लॉकवाइज है, इसका भी वेव फंक्शन क्लॉकवाइज है, अगर इन दोनों का वेव फंक्शन सेम साइड में हो तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसके अंदर दोनों साइड का वेव फंक्शन सेम साइड होगा और वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जब एडिशन ऑफ वेव फंक्शन होता है, यानी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में वेव फंक्शन के साथ
ऐड होती हैं तो उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन अगर यही अगर अलग अलग वेव फंक्शन के साथ ऐड हो, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी 50% बिल्कुल है कि अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बननी है तो एक के अंदर वेव फंक्शन सेम साइड होगा, एक के अंदर अल्टरनेट साइड पे होगा। अब अगर ये दोनों का वेव फंक्शन अपोजिट साइड है तो उसकी वजह से क्या होता है, बीच का एक स्पेस ऐसा बनता है जहां पे दोनों के अंदर कोलिजन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते करते यहां आता है तो उसे इस पार्ट को पास ऑन करने के लिए काफी एनर्जी लूज करनी पड़ती है, यानी एनर्जी उसे ज्यादा लगानी पड़ती है, तब जाके वो इस पार्ट को ओवरकम कर पाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, जब दोनों वेव फंक्शन सेम साइड पे हो तो वहां पे जो रोटेशन है, जो रिवॉल्व है, वो इजीली हो जाएगा और वहां पे कम एनर्जी लूज होगी। केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, और जिसके अंदर कम एनर्जी होती है वो स्टेबल होता है। तो कम एनर्जी वाली बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो स्टेबल होती है, ज्यादा एनर्जी वाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। वहां एनर्जी क्यों निकल रही है ज्यादा, क्योंकि इस अपोजिट वेव फंक्शन की वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन जब भी पहुंचता है तो उसे कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन को वो अपोज करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से बनती है एटॉमिक ऑर्बिटल के, उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। साई जो है ये वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी से कम एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी यहाँ पे वेव फंक्शन दोनों का अल्टरनेट साइड होगा। अब अल्टरनेट साइड वेव फंक्शन होने की वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थी, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, ठीक है। तो पांचों पॉइंट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाने के लिए कह देता है और कहता है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको समझ में आ गया है कि जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो भी आपको देना है। तो 2.5 मार्क्स का अगर आप एक डायग्राम माने तो 7.5 मार्क्स के वो 3 डायग्राम हो गए। अब बचा हुआ 2.5 मार्क्स में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स देने। जो लोग 12th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के आए हैं उन्हें याद आ रहा होगा कि टोटल 17 पोस्टुलेट्स थे, लेकिन मैं यहाँ पे केवल 5 पोस्टुलेट्स स्टार्टिंग में लिखाता हूं। ये 5 पोस्टुलेट्स आपको तब लिखने हैं जब आपका 5 मार्क्स का आंसर करना हो। आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी पॉइंट 17 आपने 12th में पढ़े हैं वो सारे पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं, लेकिन इतना आंसर आप तब लिखेंगे जब आपसे 2.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम्स हमें बनाने होते थे। दो केस होते थे, केस 1 और केस 2। तो केस 1 आपको याद आ रहा होगा, नाइट्रोजन टाइप ऑर्डर में, यानी यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट कर रहे हैं, या बेटर मैं इसे कह देता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम प्रोटॉन के नंबर के बेसिस पे देखते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने क्यों कर दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होता रहता है। जैसे N2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, N के अंदर नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। नाइट्रोजन के अंदर 7, तो जब N2 हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14। 7 + 7 7 + 7 हो गए 14।
तो जब N2 प्लस होता है तो उसके अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो आपका केस 1 रहेगा ही। लेकिन अगर N2 माइनस हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 हो गया, तो अब मैं केस 1 बनाऊं या केस सेकंड बनाऊं। तो उस डाउट को आप लोग क्लियर कर लीजिए, 12th तक भी ये डाउट रहता है स्टूडेंट का। जिस तरीके का एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले बन चुका है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब जहां पे N2 पे ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, वही डायग्राम N2 प्लस और माइनस दोनों के लिए फॉलो होगा। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन आए या जाए, एक इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपना अरेंजमेंट चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब अगर मैं प्रोटॉन का नंबर काउंट करूं, चाहे N2 पे प्लस चार्ज आए चाहे माइनस चार्ज आए, दोनों ही केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहने वाला है, 7। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए बता दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर बेसिक लेकर चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। N2, N2 प्लस, N2 माइनस तीनों के लिए ही केस फर्स्ट ही फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, केस फर्स्ट इसी तरीके से क्यों बनता है, केस सेकंड इसी तरीके से क्यों बनता है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी केवल ये देखने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता कैसे है। तो जैसा हमने देखा कि 1s 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ जाता हूं। एक केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट के लिए जैसा आपने पढ़ा कि 1s और 1s ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये दोनों ओवरलैप करेंगी, तो एक तो बॉन्डिंग बनेगी ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी। एमओटी ने यही कहा था जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो जब दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो वही लिखा हुआ है सिग्मा 1s, ठीक है, और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अब 2s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगी तो एक सिग्मा 2s और एक सिग्मा स्टार 2s। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं तो वो तो हमें पता है 1s 2s 2p, इस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एक्सप्लेन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, एक तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार साइन यूज करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग से सेपरेट करने के लिए जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके ऊपर हम स्टार साइन लगाते हैं। अब 1s तो आपको समझ में आ रहा है, यहीं से 1s हमने उठा लिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम 1s कहां से लिया है, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से बना हुआ है। अब सिग्मा या पाई, ठीक है, सिग्मा और पाई दो तरह के बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड किस में होता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा दो पाई। तो सिग्मा बॉन्ड तो सभी तरह के बॉन्ड्स के अंदर होता है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड किसे बोलते हैं, जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है। और पाई बॉन्ड किस में होगा, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है वो है s और pz मेजरली। ठीक है, ज्यादातर s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है और px और py ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो जिस तरह के बॉन्ड में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे हम उसके आगे सिग्मा या पाई साइन लगाते हैं। जैसे 1s 1s ओवरलैप किया तो 1s 1s दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, सिग्मा 1s बॉन्डिंग कहा, सिग्मा स्टार 1s स्टार क्यों लगाया, एंटी बॉन्डिंग को बताने के लिए। सेम ऐसे ही 2s 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, सिग्मा 2s बनी, सिग्मा स्टार 2s बनी। सिग्मा क्यों लगा रहे हैं, s ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग यहां क्यों लगाया, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ध्यान से देखेंगे, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं एक की एनर्जी नीचे दिखाई दे रही है
एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक की ऊपर दिखाई दे रही है। अभी बात की थी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो यहां तक का जो डायग्राम है ये दोनों ही केस के अंदर सेम रहने वाला है, चाहे ये केस फर्स्ट हो चाहे ये केस सेकंड हो, दोनों ही केस के अंदर यहां तक का डायग्राम बिल्कुल सेम है। अब अगर हम ऊपर देखें पी ऑर्बिटल के अंदर, तो पी ऑर्बिटल में कल मैंने आपको बताया था कि क्योंकि इस थ्योरी के पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ चुकी थी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ये कहा गया था कि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो पी ऑर्बिटल है वो दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाती है। px और py एक अलग एनर्जी लेवल में जाता है और pz एक अलग एनर्जी लेवल में जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यहां भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। तो केस फर्स्ट जो है उसके अंदर 2px और 2py की एनर्जी कम होगी, पाई साइन लगा रहे हैं उनके आगे, ठीक है। 2px 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम है। तो ये तो तीन हो गई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग में पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ठीक है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये केस हमारा फर्स्ट कहा जाता है। इसे हम याद रखने के लिए 1 2 से भी याद रख सकते हैं। केस फर्स्ट, इसे 1 2 करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे px py की एनर्जी पहले कम होगी, pz की एनर्जी उससे ज्यादा होगी। तो जैसा हमारा ये पैटर्न है सेम इसी फॉर्म में हम इसे लिखते भी हैं। जैसे केस फर्स्ट को देखें, सबसे नीचे सिग्मा 1s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी इक्वल है। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py दोनों की एनर्जी इक्वल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जैसा डायग्राम बना हुआ है उसी तरह से हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन कब फॉलो होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 या 14 से कम हो। जब किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 या 14 से कम हो तो हम केस 1 फॉलो करते हैं। अगर यही नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन 14 हो, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 से ज्यादा हो, 15 16 17, अगर ऐसा हो तो उस केस में केस सेकंड फॉलो किया जाता है। और केस फर्स्ट और केस सेकंड में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां तक का तो डायग्राम सेम था ही, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप एंटी बॉन्डिंग देखें तो एंटी बॉन्डिंग का भी पैटर्न सेम ही है, ठीक है। डिफरेंस कहां आ रहा है? इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ पी में, ठीक है। जो पैटर्न है वो इन्वर्ट हो चुका है, यानी pz की एनर्जी जो यहाँ px और py से ज्यादा थी वो pz की एनर्जी px और py से कम हो गई है। केवल यहां चेंज होता है, बाकी पूरा डायग्राम सेम है। तो यहां भी आप देखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। यहां तक का बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, जैसा ऊपर है सेम टू सेम ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है। देन यहां चेंज क्या हुआ? pz पहले आ गया, px py बाद में आया है। तो pz px py, यहां पे क्या था? px py पहले है, pz बाद में, यहां पे pz पहले और px py बाद में आ रहा है। केवल इतना पार्ट हमारा डिफरेंट है। आगे आप देखेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, जैसा नीचे है ऐसा ही ऊपर लिखा हुआ है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। तो ये दो केस हम फॉलो करते हैं। डिफरेंस केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ p के अंदर आता है, जहां pz की एनर्जी कम हो जाती है px और py से। तो कंपेरिजन आप देख लेंगे यहाँ पे, बाकी सारा डायग्राम सेम है।
तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, B2C2N2, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर केस 1 रहेगा और O2F2 जैसे मॉलिक्यूल के लिए केस सेकंड रहेगा। डिफरेंस केवल यहां पे जाके आ रहा है, बाकी पूरा डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन लिख के चैट में छोड़ दीजिए, या जब फोरम इस लेक्चर का शुरू हो जाता है, जब वीडियो अपलोड हो जाती है, तो उसके नीचे ऑप्शन होता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम पे भी पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी मोड से अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आगे नेक्स्ट टर्म है बॉन्ड ऑर्डर। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल बॉन्ड के साथ साथ ये जो थ्योरी है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड कितना स्ट्रांग है उसे एक्सप्लेन ये बॉन्ड ऑर्डर टर्म करती है। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी भी बॉन्ड को सपोर्ट करती है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। एंटी बॉन्डिंग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए काम करते हैं। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में पहुंच जाएंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं और कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं, उन्हें हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे पहले। तो एक बार मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन सी है? ये बॉन्डिंग हो गई, ये भी बॉन्डिंग हो गई और ये तीनों बॉन्डिंग हो गई। तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो पहले डायग्राम बनाने के बाद इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं पहले उन्हें काउंट करेंगे। उसके बाद हम एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें काउंट करेंगे। एंटी बॉन्डिंग ये और ये। तो ये तो मैंने केस फर्स्ट के अंदर बताया। केस सेकंड के अंदर भी एंटी बॉन्डिंग ये हो गए, ठीक है। और बॉन्डिंग होंगे दिस वन, दिस एंड दिस, ठीक है। तो येलो वाले बॉन्डिंग है और ग्रीन वाले एंटी बॉन्डिंग है। यहां रेड बॉन्डिंग और ग्रीन एंटी बॉन्डिंग। तो आपको क्या करना होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करना है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो इससे जो वैल्यू निकलती है वो बॉन्ड ऑर्डर की निकलती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जीरो या नेगेटिव है तो इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेगेटिव का मतलब दोनों एटम के बीच रिपल्सन हो रहा है और जीरो का मतलब एटम के बीच ना तो अट्रैक्शन है ना ही रिपल्सन है। ये केवल आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, एग्जाम में इतना नहीं पूछते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है करता है। अगर ये वैल्यू 0.5 है, ठीक है, 0.5 का मतलब आधा बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये काफी अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर अभी सिंगल बॉन्ड भी नहीं बन रहा है। अगर वैल्यू 1, 2 या 3 आती है तो 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 का मतलब डबल बॉन्ड एंड 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.5 है तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है लेकिन डबल बॉन्ड से कम है। ऐसे ही 2.5 अगर हुआ तो डबल बॉन्ड से ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड से कम है। तो बॉन्ड ऑर्डर केवल आपको निकालना आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 और इससे बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। और कई बार एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन पूछ लेता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। आपको समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा बॉन्ड का लेंथ
सॉरी, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और कम होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो रहा है, तो वो बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा पहले, फिर डबल बॉन्ड हुआ तो और एनर्जी ऐड हो जाएगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 98 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल 98। अगर डबल बॉन्ड हो तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 152 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 198 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जा रही है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के केस में। ऐसे ही स्टेबिलिटी की बात करें, जितना ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी वहां पे होगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी तीनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा टर्म था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो या तो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या अपोज करता है। आपको याद आ रहा होगा कि एटम को एक टाइनी मैग्नेट भी कंसीडर किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि किसी एक आयरन की नेल को लेके हम एक मैग्नेट के चारों तरफ काफी तेजी से रिवॉल्व कर दें तो वो आयरन की नेल के अंदर भी एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी वो आयरन की नेल भी मैग्नेटाइज हो जाती है। तो सेम ऐसे ही न्यूक्लियस के साथ भी होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब दो अलग अलग स्पिन वाले रिवॉल्व करते हैं तो उनके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही कुछ जनरेट हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, यानी आधे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ हैं, आधे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ हैं, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो एक दूसरे को नलिफाई कर देता है। प्लस हाफ और माइनस हाफ जो स्पिन है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इनके अंदर से, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, वो एक दूसरे को नलिफाई कर देता है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे, क्योंकि इनका खुद का रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो। इनका खुद का रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को भी ना तो अट्रैक्ट करते हैं, ये उसे रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर दूर होके जाना शुरू हो जाएगा। अगर वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो या तो प्लस हाफ वाला होगा या माइनस हाफ वाला होगा। जनरली हम उसे प्लस हाफ में दिखाते हैं। तो जो भी प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। किसी भी एक मैग्नेटिक स्पिन वाला जो भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, वही उस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बना है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो यहां तक का पार्ट हम आज समझ लेते हैं। आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े। दो केस होते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 या लेस देन 14 हो, ठीक है। मैंने क्लियर किया है, प्रोटॉन का नंबर हम काउंट करेंगे, या आप ज्यादा बेटर तरीके से समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जो केस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए फॉलो होगा वही उसके आयनिक मॉलिक्यूल के लिए भी फॉलो होने वाला है। यानी N2 का जो डायग्राम केस फर्स्ट के थ्रू बनेगा वही N2 प्लस में रहेगा, वही N2 माइनस के अंदर रहेगा। आपको वो डायग्राम चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि N2 माइनस हुआ तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, केस सेकंड में ले गए। वो केस फर्स्ट को ही फॉलो करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यही डाउट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है अपने पूरी लाइफ टाइम में, तो इसे आप क्लियर कर लें। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे अगर आप काउंट करेंगे तो चाहे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आए चाहे माइनस चार्ज आए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 ही रहने वाला है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पे, ठीक है।
नेक्स्ट आगे हमने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ, और लास्ट में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक हो सकता है। पैरामैग्नेटिक तब होगा जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है, आपको ये नहीं कहना है कि इसमें इतने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, केवल यहाँ पे अनपेयर्ड हुआ तो उसकी वजह से आपने इसे पैरामैग्नेटिक कह दिया। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं तभी मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड दिखा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है। सर क्यों हो रहा है ये बार बार डिस्कनेक्ट? ओके, चलिए, अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बीच बीच में तो आप लोग इसे वापस से आके 1 या 2 घंटे के बाद इसकी वीडियो आ जाती है, आप उसे वीडियो को वापस आकर देख सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सभी लोग देख लीजिएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स एग्जाम में 10 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब जैसा हम लोग अभी भी न्यूज शायद आप लोग नहीं सुन पा रहे होंगे, ग्रेटर नोएडा पूरी तरह से लॉकडाउन हो रहा है, यहाँ दूध सब्जी की दुकानें भी बंद होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग ये तो समझ ही लीजिए कि इस बार का जो सेमेस्टर एग्जाम है वो हमें ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे ही करना है, ठीक है। तो अगर आपका ये लेक्चर छूट जाता है या बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप वापस से आके 2 घंटे के बाद यही इम्पार्टस ऐप पे उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स सभी लोगों को इसे होना। क्या होगा कब? अनिशा क्या पूछना चाह रहे हो? आपका माइक अनम्यूट है, पूछिए। सेमेस्टर एग्जाम अभी जो बात चल रही है वो, हाँ, पीपीटी तनुज इसका पहले से ही आपके गूगल क्लासरूम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। पूरा एमओटी और बैंड थ्योरी का पीपीटी आपके गूगल क्लासरूम में पड़ा हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर नोट्स करके उसमें एक मॉड्यूल 1 के अंदर बना हुआ है, उसी में मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। सेमेस्टर के लिए अभी तो कोई डेट नहीं है क्योंकि जब तक ये कोरोना का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक स्कूल कॉलेज तो सबसे लास्ट में ओपन होंगे, पहले तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वही ओपन हो पाएंगी, ठीक है। तो जब भी होता है, लेकिन इतना क्लियर है कि सेमेस्टर एग्जाम से पहले हार्डली 5 और 10 डेज का टाइम मिलेगा जिससे स्टूडेंट अपने घर से यहाँ वापस ग्रेटर नोएडा आ पाए, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय।